नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम वानखेड़े। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट एट अंतर्मन माइंड केयर सेंटर। काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, जिसे शायद छिन्न मनस्कता भी कहते हैं, शायद स्प्लिट पर्सनैलिटी के नाम से कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, या फिर सादी भाषा में हम पागलपन जिसे कहते हैं। राइट? क्या ये पागलपन है या कोई वैद्यकीय बीमारी है, मेडिकल डिसऑर्डर? दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक ब्रेन की मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि स्ट्रोक, जैसे कि एपिलेप्सी, जैसे कि अल्जाइमर्स। उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति के ब्रेन में न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जो रासायनिक तौर पे अगर उसे कहीं पे डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी जन्म लेती है। काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में, यानी कि टीनेजर्स में, 14 से 17 साल तक की उम्र में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, काफ़ी बार हम देखते हैं कि इस उम्र में काफ़ी बार आजकल बच्चे जो है बाहर गांव पढ़ने को जाते हैं, कहीं पे हॉस्टल्स पे रहने को जाते हैं। तो अगर वहाँ पे इन लक्षणों की अगर माइल्ड शुरुआत हो जाती है तो काफ़ी बार पेरेंट्स के ध्यान में नहीं आता है। लेकिन जब ये लक्षण बढ़ने लगते हैं तो डाउन द लाइन 6 महीने बाद, साल भर बाद में हमें ध्यान में आता है कि शायद इसके बिहेवियर में, इसके बर्ताव में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, शायद आजकल शक कर रहा है, शायद आजकल ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा है, इसका पढ़ाई में ध्यान कम है, इसका अपने काम में फोकस नहीं लग रहा है, इसकी जो कार्य क्षमता है वो कम होती जा रही है। और तब हम जब इवेल्युएट करते हैं, तब हम किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। और जब हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि ये लक्षण तो काफ़ी महीनों से चलते आ रहे हैं। तो यदि इस उम्र के बच्चों में, है ना, यानी कि 17-18 साल के बच्चों में यदि किसी भी प्रकार के बर्ताव में लक्षण हमें दिखते हैं, तो हमें श्योर कर लेना चाहिए कि क्या ये किसी प्रकार के मानसिक स्ट्रेस या बीमारी के लक्षण तो नहीं है, ताकि हम उसे जल्दी से पहचान के उसका इलाज कर सकें। इन लक्षणों के अलावा और कौन से मेन लक्षण हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के? डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस। डिल्यूजन यानी कि ऐसा भ्रम, ऐसी मान्यता जो किसी के समझाए से नहीं टूटती। इट्स अ फर्म एंड फिक्स्ड बिलीफ। अगर मुझे लगता है, अगर मुझे डिल्यूजन हो रहा है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई शायद मेरी बातें सुन रहा है, मेरी आवाज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये बिलीफ जो है किसी के समझाने से नहीं टूटेंगे। दैट इज अ डिल्यूजन। कुछ आभास हो सकते हैं जिन्हें हम हैलुसिनेशंस कहते हैं। इस भाषा में कभी पेशेंट्स को ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, जबकि वहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं है। शायद कोई चीज़ें दिखाई देती है, जबकि वास्तविकता में वहाँ पे कोई नहीं है। किसी अलग प्रकार के स्मेल या फिर टेस्ट का आभास होना, हाथों में या फिर शरीर में किसी अलग प्रकार की अनुभूति होना। राइट? तो इस प्रकार के हैलुसिनेशंस भी पेशेंट्स को हो सकते हैं। जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो इसी डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस के साथ साथ पेशेंट के ओवरऑल बर्ताव में भी फर्क आ सकता है। नींद और भूख कम या ज़्यादा लगना, अपने फोकस में या फिर अपने काम में अपने कंसंट्रेशन बराबर से ना रख पाना, अपना ख्याल अच्छे से ना रख पाना, अपने काम में जो है उसकी कार्यक्षमता में अभाव हो जाता है, रूटीन काम पेशेंट अच्छे से नहीं कर पाता है, निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। तो यदि कोई बच्चा अगर स्टूडेंट है तो वो अपना पढ़ाई नहीं कर पाएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी कर रहा है तो नहीं कर पाएगा, यदि कोई महिला अपने घर के काम संभालती है तो वो नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से उसकी कार्य क्षमता पे, जैसे हम कहेंगे कि जो सोशियो ऑक्यूपेशनल डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं पेशेंट्स को, वो इस बीमारी में हमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तरीके से हैम्पर्ड मिल सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारी ट्रीटेबल है। हम साइकेट्री की शुरुआती दिनों से देखते आ रहे हैं कि इस तरह के पेशेंट्स को पहले जंजीरों से बांधा जाता था, भूत बाधा के नाम पे इन्हें गांव से बाहर निकाला जाता था, और कई प्रकार के बहुत ही, हम कहेंगे एक प्रकार से इनह्यूमन तरीके से ट्रीटमेंट इन्हें मिलती थी। लेकिन जब से साइकेट्री इवॉल्व हो रही है, साइंस जब से प्रगति कर रहा है, तो हम इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। और आज की तारीख में काफ़ी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, हॉस्पिटलाइजेशन, ईसीटी यानी कि विद्युत उपचार, यानी कि जिसे हम पहले शॉक ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन थेरेपी, ये इस बीमारी के उपचार की पद्धति आज अवेलेबल है, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं।
साथ ही साथ यदि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो ना सिर्फ एक्यूट ट्रीटमेंट बल्कि लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उसका पुनर्वसन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। यदि एक बच्चा है जो पढ़ रहा है और जिसे ये लक्षण हो जाते हैं तो उन्हें भी हम अपने पढ़ाई में और अपने करियर में रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना काम धंधा नहीं कर पा रहा है ढंग से बिकॉज ये बीमारी की वजह से, तो यदि हम उसकी बीमारी ठीक कर पाए तो उन्हें अपने काम धंधे में वापस जाने के लिए बहुत मदद मिल सकती है। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उसी तरह से स्वस्थ होकर वापस कार्यरत हो सकता है जैसे कि वो पहले नॉर्मली करता था। लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है लक्षणों को समय पे पहचानना और समय पे डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स की मदद लेना और समय रहते दवाई लेना। ये जो आखिरी अभी मैंने मुद्दा बोला ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से बीपी, शुगर, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ये एक अनुभव रहता है कि हाँ भाई मुझे बीमारी है और मुझे दवाई लेनी चाहिए, इसे हम कहते हैं इंसाइट। ये इंसाइट जनरली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में नहीं होती है, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी जो आभासी दुनिया है वो उन्हें सच लगती है। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, ये उनके बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन यदि वो उस आभासी दुनिया में खोए रहेंगे तो वो दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और वो दवाई बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारी वापस आती है। और रिलैप्सेस जो है, मतलब बीमारी का वापस आना, लक्षणों का वापस से बढ़ना, बीमारी को और खराब और दीर्घकालीन बनाता है। इसी वजह से एक्यूट बीमारी क्रॉनिसिटी की तरफ जाती है, ज़्यादा क्रॉनिक होती है, लंबे समय तक चलती है। और यही वजह है दोस्तों कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में इलाज जो है थोड़ा लंबे समय तक चलता है, कई सालों तक उनको दवा गोली लेनी पड़ती है। आई नो ये थोड़ा बोरिंग लगता है, दवा लेना जान पे आता है, इतना दिन का खर्चा हो जाता है, बट कोई उपाय नहीं है। आज जो हमारे पास मेडिकल कंडीशंस या फिर मेडिकल जो रेमेडीज़ अवेलेबल है उससे स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटेबल है, लेकिन दवा यदि रेगुलर और लंबे समय तक चले तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की और डिटेल और बाकी भी जानकारी के साथ में हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर अंतर्मन। नमस्ते।